एक बार जोर से बोलते हैं गुड मॉर्निंग। पूरी एनर्जी भर के बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ग्राउंड फ्लोर तक आवाज जानी चाहिए गुड मॉर्निंग। ओवरऑल जो हमारा एक सिलेबस का चार्ट है उसको ना प्रिंट आउट करके यहां कहीं पर लगाना, ये है ना, ये इसी को बल्कि यहां पर कहीं पर पेस्ट कर देना। ये रोज दिखना चाहिए कि एक इस तरफ एक उस तरफ, ये रोज दिखना चाहिए कि हम किन बातों को पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये एक कवरेज किया था छोटा सा कि क्या क्या बातें हम कवर करते हैं, हर बात के अंदर कितनी बातें कवर होती हैं। सिर्फ टैली सीखना है तो वो कहाँ कवर होता है, और हम जब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा कवर करेंगे, क्यों कवर करेंगे, ये भी डिस्कस किया था। किस लेवल तक हम टारगेट पे सोच रहे हैं। ऐसे हल्की पतली अकाउंटिंग नहीं कहलाएगी, वो डेटा ऑपरेटर कहलाएगा। हम बहुत एडवांस में जाने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, कल सुबह अगर उठने का टारगेट दिया जाए और बोला जाए कि सुबह उठ के आपको कुछ नहीं करना है, बस उठना है, तो मोटिवेशन ही नहीं है। क्यों? कल सुबह उठ के बिलासपुर का एक राउंड मारना है सेहत के लिए, चलो चलते हैं, तो भी कुछ खास बात नहीं बनी, कुछ मोटिवेशन नहीं आया खास। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि कल सुबह डोंगरगढ़ जाना है, मन्नत मांगी मैंने आप सब बच्चों के नाम से, और एक बच्चा भी मिस हुआ ना तो इस क्लास में मतलब कोई पास नहीं हो पाएगा। हाँ, एक भी मिस हुआ तो कोई बोला मेरा पेट दर्द है, मेरी नींद नहीं हुई है, मेरे को सुबह दवाई खानी रहती है, कि मेरे को पापा को कहीं मम्मी को मंदिर छोड़ने जाना रहता है, सब के बहाने छोड़ देंगे हम। जाना है मतलब जाना है। तो सारे लोग पार्टिसिपेट करोगे कि नहीं ये बताओ, मेरे को हाथ उठा के दिखाओ कि सारे लोग इन हो कि नहीं। ये देखो अभी आप लोगों का मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। ये तो वो संदीप महेश्वरी टाइप का मोटिवेशन नहीं है कि अचानक बूम 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 एकदम ऐसा। अगर हम लोग अपने दूर के टारगेट को पहले देख चुके रहते हैं, पहले क्लियर कर चुके रहते हैं, तो हमारे पास कारण होता है रोज मेहनत करने का। अगर दूर के कारण को छुपा दो, सिर्फ बोलो कि आपको क्लास आना है, पढ़ना है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, हेलो, तो मोटिवेशन 1 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद कम हो जाएगा, मेहनत नहीं की जाएगी। मानते हो? ये मोटिवेशन लेके रखो कि इसको पूरा करने के बाद क्या होने वाला है आपके साथ। अच्छी पढ़ाई पे फोकस है, नौकरी पे फोकस है, बिजनेस पे फोकस है, सिर्फ नॉलेज पे, हेलो। ये हमारा दूर का मोटिवेशन है। कभी भी आप लोग कोई भी लेवल की मेहनत करना स्टार्ट करने से पहले अपने गोल्स बनाओ। ये हैं गोल्स कि क्यों कर रहे हैं हम और क्या करना है, दूर तक देखना है। मुझे ये बताओ किसके किसके घर में कौन कौन सा लोन चल रहा है, बोल बोल के बताओ जिन्होंने हाथ उठाया था, फटाफट बता दो। कौन सा लोन? कार लोन। कौन बताया था? स्कूटी, बाइक लोन, होम लोन, ओडी बिजनेस पर्पस का है यानी कि ओवरड्राफ्ट, ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट, ये एक तरीके का बिजनेस लोन। और कौन बता रहा था लोन? कौन बच गया? केसीसी, ये भी एक तरीके का ओडी लोन ही है। मतलब बुनियादी तौर पे ये लोन वही है, नाम अलग अलग होते हैं क्योंकि उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन लोन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये कौन बताएगा? जब एक बैंक आपको लोन देती है तो वो इंटरेस्ट या ब्याज कैसे कैलकुलेट करती है, ईएमआई कैसे कैलकुलेट करती है, जब ईएमआई का पैसा एक्चुअली रिसीव हो जाता है तब वो कैलकुलेशन कैसी चलती है, ये सब मुझे जानना है आज के आज। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सबको रीड करते बन रहा है। और ये सब चीज किसके लिए है? आप लोग एक बात का ध्यान रखना, हमारी क्लासेस में हमारे काम से जुड़ा जितना एक्सेल आप लोगों को सीखना चाहिए वो भी हम सिखाएंगे। तो जो मैं एक्सेल ऑपरेट कर रहा हूं तो कम से कम ये देखते जाना कि सर कर क्या रहे हैं। अगर नहीं आता है तो उनके लिए एक भूख पैदा होगी कि कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हालांकि बहुत बेसिक है तो बहुत लोग को आता ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोन अकाउंट बना के ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड शब्द का मतलब जिसको आगे पीछे नहीं, बराबर कर दिया हो, हर महीने एक जैसी, हर महीने एक जैसी, जिसको इक्वल बना दिया गया हो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटेड। ठीक है? और इक्वेटेड का नॉर्मल फॉर्म क्या है? इक्वल। तो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट भी अगर बोल दिए ना तो आपने गलत नहीं बोला, बस एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है?
जिसको इक्वल बना दिया गया है, पास्ट टेंस। ठीक, पहले तो ये क्लियर हो जाओ कि किसके हिसाब से लोन में बात हो रही है। आप एक लोन के बोरोवर हो या लोन के लेंडर हो, पैसे देने वाले हो या लेने वाले हो, किसी एक की हैसियत को क्लियर रखो मन में कि या तो अपने हिसाब से सोचो या बैंक के हिसाब से सोचो, क्लियर रहना। बोरोवर तो हम सारे लोग एक ही पेज पे आ जाते हैं कि हम किसके नजरिए से सोचेंगे, लोन को जिसने एक्सेप्ट किया है, पैसा जिसने प्राप्त किया है, ब्याज वो पटाएगा, ईएमआई वो ही पटाएगा, तो हम उसकी हैसियत से बात करेंगे। बाद में हम इसी हैसियत को उल्टा कर देंगे तो हम किसकी हैसियत में पहुंच जाएंगे, बैंक, जो लेंडर होता है, जो पैसे देता है, ठीक है, उसको उल्टा कर देंगे। हमको ये बोरोवर खुद की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हमको क्या जरूरत है, हमको ये ईएमआई कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, हमको ईएमआई क्यों कैलकुलेट करें। आप लोगों ने एक लोन लिया, सपोज 1 लाख रुपए का लोन लिया, और जिसने भी आपको लोन के पैसे दिए हैं उसने एक ईएमआई बांध दी हर महीने। वो ईएमआई का अमाउंट एक जैसा होता है हर महीने, और एक टेन्योर होता है, टर्म होता है, पीरियड होता है कि इस बीच में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपका लोन खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है। उस बीच आप एक ईएमआई पे करते हैं जो कि इक्वेटेड होती है, एक जैसी होती है। लोन के लेते समय कुछ ब्याज की रकम फिक्स हो जाती है कि भाई आपसे ब्याज इतना लेंगे, 12% लेंगे साल का, 10% लेंगे साल का। ईएमआई निकल के आ गई, फिर आपने लोन का अकाउंट बनाया, ईएमआई तो आपको सामने वाले ने बता दी निकाल के, अब आपको कैलकुलेट तो करनी नहीं है। तो ईएमआई का कैलकुलेशन हम आज सीख भी नहीं रहे, क्योंकि ईएमआई का कैलकुलेशन आपको मैथ्स की तरफ ले जाएगा। कौन से मैथ्स की तरफ ले जाएगा पता है, 11वीं 12वीं से फिर आगे। आपको ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए कि भैया लोन कितने का था, ये फिगर मिस कर दें तो चलेगा क्या। एक ये कि भैया ब्याज इतना लगेगा आपके लोन में, ये फिगर मिस कर दें तो चलेगा क्या, नहीं। ये 2 चीजें आपको मिल गई। तीसरी जरूरी बात कि भैया कितने दिन में लोन पटाओगे, 6 महीना, 36 महीना, 60 महीना, कितने दिन में पटाओगे, यानी कि टेन्योर, लोन का पूरा पीरियड। ये पता चल गया आपको 3 चीज, तो आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। पता है ये बात आपको, यस, टू द पावर टी, ठीक है, टू द पावर टी। तो ये थोड़ा मैथ्स हो जाएगा, आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग ये सब, है ना, आज हम लोग इजी पढ़ेंगे। तो ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है भूल जाओ। ईएमआई आपके हाथ में पकड़ा दी गई है, क्योंकि आप तो लेंडर हो, कि आप लेंडर हो, या ये शब्द आने चाहिए, मुंह से निकलने चाहिए, ठीक है। जो पैसा उधार लेता है उसको क्या बोलते हैं, और जो देता है लेंडर। तो आप बोरोवर की हैसियत से जब काम कर रहे हो ना, तो अक्सर आपको ईएमआई कैलकुलेट करके पकड़ा दी जाएगी। ईएमआई आपके पास है, लोन का टेन्योर आपके पास है, ब्याज का जो परसेंटेज है वो आपके पास है। अब करना क्या है, खाली लोन का अकाउंट बनाना है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, फिर ईएमआई। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग, ईएमआई तो हमारे पास पहले से है, इंटरेस्ट। क्योंकि हमारी अकाउंटिंग में हमको किस बात से फर्क पड़ता है, और सिर्फ इंटरेस्ट से फर्क पड़ता है क्या, एक और चीज चाहिए। इसी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद एक और चीज चाहिए, बैलेंस। उस बैलेंस को क्या बोलेंगे, हां, नहीं, प्रिंसिपल बोलेंगे, हां, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस जाता है ना। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, शीट ऑफ बैलेंस। बैलेंस शीट मतलब शीट ऑफ बैलेंस, और बैलेंस मतलब कितना बाकी है। तो जब किसी भी डेट पे आप बैलेंस शीट बनाते हो, राजेन, किसी भी डेट में जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, उसी डेट पे मेरा कितना लोन बचा है, अगर ये फिगर एग्जैक्ट नहीं मिलता तो क्या मेरी बैलेंस शीट सही है। तो हमको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में कौन मदद करेगा, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट हमको मदद करेगा, वो 2 चीजों में हमारी मदद करेगा। पहला, हमको ब्याज निकलवा के देगा कि आपका साल भर में, 3 साल में, 6 महीने में XYZ कितना ब्याज लगा, और आज की डेट में आपका क्लोजिंग बैलेंस लोन का, यानी कि बचा हुआ अमाउंट कितना है, जिसको मूल बोलेंगे, प्रिंसिपल, जो आपने बोला, ठीक है। यहां तक हम क्लियर है कि हम क्या बात कर रहे हैं सुबह से आज, इतने क्लियर है हम लोग। हमारी अकाउंटिंग होने के बाद फाइनल रिपोर्ट्स क्या क्या बनती हैं, बैलेंस शीट से पहले कुछ बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इंटरेस्ट का फिगर नहीं चाहिए,
कैसे निकलेगा प्रॉफिट बताओ? बिना ब्याज डाले, बिना ब्याज का खर्चा डाले प्रॉफिट निकाल लोगे? बताओ, एक बार निकालो, एक बार तो निकालो। ऐसे लाल पेन चला देंगे ऐसे हम लोग फिर, क्योंकि खर्चा हुआ है ना वो तुम्हारा। और ईएमआई के अंदर ब्याज भी होता है तो और क्या होता है? मूल भी होता है। ये बात आप लोग समझ पाए कि जब आपसे 30 महीने 36 महीने तक कोई एक फिक्स्ड अमाउंट बार बार मांग रहा है, हर महीने ईएमआई ले रहा है और बोलता है इसी में ब्याज भी है, और 36 महीने के बाद पूरा लोन क्लोज भी होने वाला है, यानी कि इस बराबर वाले अमाउंट में जो हर महीने कट रहा है, इसके अंदर ब्याज भी होगा, मूल भी होगा, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है, नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। वो लोन अकाउंट हमको दिखाएगा, लेकिन हमको ब्याज कैलकुलेट करने आना चाहिए पहला, क्योंकि हमको कौन सी रिपोर्ट बनानी है? ब्याज कौन सी रिपोर्ट के लिए चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का आउटपुट क्या है सबसे मेन? क्यों बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ, बैलेंस शीट के लिए नहीं, प्रॉफिट निकालने के लिए। वो प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम प्रॉफिट लॉस क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? अच्छे से बोलो, जोर से बोलो, क्यों बना रहे हैं प्रॉफिट लॉस? और बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? अपना हिसाब किताब पता है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। उसी बात को सही अकाउंट्स की भाषा में बोलो। प्रॉफिट लॉस क्यों बना रहे हैं? बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? बिजनेस की पोजीशन बताने के लिए कि सुनो, ये रहे मेरे सारे बैलेंसेस, ये सारे लायबिलिटी है, ये सारे एसेट्स हैं, दोनों का टोटल तो बराबर ही होगा, लेकिन दोनों में जो अगर कम ज्यादा होगा कुछ भी, तो सीधा असर पड़ेगा सबसे ऊपर कैपिटल में, यानी कि मालिक के पैसे में। तो अगर मालिक का पैसा बढ़ता जा रहा है और बैलेंस शीट बता रही है, यानी कि अच्छी बात हो गई। मालिक का पैसा घटता जा रहा है, बैलेंस शीट तो हमेशा टैली करेगी, लेकिन मालिक का पैसा घटता जा रहा है, कैपिटल घटता जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। ये बिजनेस बाहर वालों के पैसों से चल रहा है, मालिक का पैसा ही नहीं लगा है, ये अच्छी बात कैसे हो सकती है? इसलिए बैलेंस शीट हम बनाते हैं कि बिजनेस की पोजीशन देख सकें। और बैलेंस शीट का मतलब शीट ऑफ तो हमको सारे बैलेंस मिल गए, हमारा एसेट कितना, लायबिलिटी कितना, लोन कितना, क्रेडिटर कितना, देनदारी कितना, लेनदारी कितना, स्टॉक कितना, बैंक कितना, कैश कितना, ये सारी डिटेल हमको कौन बता रही है? और हमको इस बैलेंस शीट में एक चीज जो है वो कैपिटल अकाउंट होती है, ये याद है सबको? धीरे धीरे हम समझेंगे और भी, है ना। अभी हम लोग ये मुद्दे पे आ रहे हैं, हम लोग को इस मुद्दे पे पहले पहुंचना है। तो बैलेंस शीट का एक आइटम होता है कैपिटल, जिसके अंदर प्रॉफिट का भी हिस्सा होता है। ये सिर्फ सुन लो एक बार में समझ में नहीं आती चीजें, धीरे धीरे कनेक्ट होती हैं सारी तारें एक दूसरे से, है ना। सिर्फ सुन लोगे तो काफी होगा शुरुआत में। तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट का एक हिस्सा जाता है, यानी कि बैलेंस शीट बिना प्रॉफिट निकाले कंप्लीट की जा सकती है क्या? सोच के देखो, बिना प्रॉफिट निकाले बैलेंस शीट कंप्लीट की जा सकती है क्या? इमेजिन करो, ये रही बैलेंस शीट, कैसा लग रहा हूं मैं? बैलेंस लग रहा हूं ना? अभी कैसा लग रहा हूं? अनबैलेंस्ड। मैं ऐसा ही रहूंगा मान के चलो, ठीक है। क्यों रहूंगा मैं ऐसा? क्योंकि साल भर मैंने बिजनेस किया, मैंने प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट मेरे पास किस रूप में आएगा? ये बैलेंस शीट है, अभी बराबर कर लेते हैं, ये बराबर है। मैंने साल भर धंधा किया, प्रॉफिट बनाया, ये प्रॉफिट मेरे पास किस रूप में आएगा? कैश। किस रूप में आएगा? पैसा के रूप में। अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो क्या करोगे? अभी ऐश्वर्या राय बच्चन को आपने मान लो कुछ जाके बेचा कि मैडम आपकी अकाउंटिंग में कर दूंगा, मैडम बोली ठीक है, महीना खत्म हुआ, आपने बोला मैडम मेरी फीस, वो बोलेगी इसके लिए लोग मरते हैं, तुम ले जाओ, ऐसी ले जाओ, फीस मत बोलना। क्या करोगे बैलेंस शीट का? एसेट्स में तो कुछ आया ही नहीं, मेहनत तो पूरी लग गई, एसेट्स भी तो चाहिए तब तो धंधा चलेगा। तो फिर कमल बोलता है नहीं मैडम नहीं चलेगा, ये ठीक है, ये मैंने इसे रख लिया, लेकिन पैसे तो पैसे होते हैं, पैसे तो पैसे होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये जो भी तुम्हारा डन हुआ, मान लो इनने 1 लाख रुपए ले लिया। अभी 1 लाख रुपए में ये एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है, ध्यान से समझना। 1 लाख रुपए इनको मिल गए, इनके बैंक में आ गए पैसे, ठीक है। एसेट्स बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। और लायबिलिटी
बैलेंस शीट मैच हुई या मिसमैच? तो इधर कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करोगे? ये जानने की कोशिश करोगे कि ये जो 1 लाख रुपए है ये क्या है, क्या है, किस रूप में आया? ये बैंक बैलेंस के रूप में आया। आया? बैंक बैलेंस में आया है। क्या चीज ये जो ऊपर आ गया? प्रॉफिट है, इनकम है। करेक्ट। हम ये मानते हैं हमारा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्या राय के घर के नीचे ही रहते हैं हम, निचले फ्लोर में। लिफ्ट से बस जाना रहता है, अकाउंटिंग करके आना रहता है। ठीक है, कोई खर्चा नहीं। एक तो पेन का भी खर्चा नहीं है। सब बोलती है कि मेरे यहाँ आओ आप, अरे आप बहुत प्यारे हो बोलती है। ठीक है, तो आपको एसेट्स बढ़ गए, बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या? अगर ये दूसरी तरफ कुछ भी नहीं डालोगे तो बैलेंस शीट का जो बेसिक उसूल है कि बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, वो तो नहीं होगी। आप एक जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करो, मान लो किसी को नहीं आता है जर्नल एंट्री, तो कोई बात नहीं, अभी सीख जाएंगे हम धीरे धीरे। लेकिन अगर जर्नल एंट्री पास जिनको आती है, वो क्या सोच के देखो, बैंक बैलेंस को डेबिट कर सकते हैं अपन, पैसा आ रहा है तो करेंगे, करेंगे। तो हमारा जब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए, तब तो बैलेंस शीट टैली होगी। और ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में किस तरफ बढ़ता है? कौन से आइटम के अंदर बढ़ता है ये प्रॉफिट? बैलेंस शीट में कैपिटल। फिर से बोलो, जिसको समझ में नहीं आया वो भी जोर से बोलो। ये प्रॉफिट कहां ऐड होके बढ़ेगा? तब जाके बैलेंस शीट ऐसे बढ़ेगी और टैली हो जाएगी। तो हमने ये समझा कि एक प्रॉफिट नाम की चीज है जो कैपिटल के अंदर होती है, उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, हमारा बैंक बैलेंस तो वैसे ही प्लस हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट तो आ रहा है हमारे पास, किसी न किसी रूप में तो आएगा ना। हमारी बैलेंस शीट ऐसे बढ़ती है और टैली होती रहती है, बढ़ते जाती है किसी भी बिजनेस की। ठीक है, कभी भी ऐसे ऐसे करके नहीं बढ़ेगी, हमेशा ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाएगी और बैलेंस शीट का टोटल बदलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या था आज की बातचीत का? लोन। लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखता है, लेकिन सोच के देखो, जब आपको लोन का पैसा मिलेगा तो वो क्या आएगा? बैंक में बैलेंस के रूप में आएगा। मैंने आपको लोन दिया 1 लाख रुपए, तो क्या आपके बैंक का 1 लाख रुपए बढ़ गया? बैलेंस बढ़ा कि नहीं? लेकिन दूसरी तरफ बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी बढ़ गई एक, वो क्या है? लोन। तो हमेशा दोनों बराबर चलेंगे। डबल एंट्री सिस्टम इसी बात को बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि हर चीज बराबर नहीं होगी, मतलब आप बेसिक मिस्टेक खुद ही कर रहे हो। ठीक है, चाहे मैनुअल अकाउंटिंग हो, चाहे टैली अकाउंटिंग हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एक बात का ध्यान सॉफ्टवेयर भी खुद ही रखता है कि अगर आपने डेबिट और क्रेडिट का टोटल अलग अलग कर दिया तो सॉफ्टवेयर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। बेसिक चेक लगा रहता है ये। और अगर मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो और हाथ से डेबिट क्रेडिट लिख रहे हो रजिस्टर में, कक्षा 11वीं टाइप मान लो, तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी अगर आपने डेबिट क्रेडिट का चेंज कर दिया टोटल। आगे बढ़ें, यहां तक हम सारे क्लियर हैं कि हम करने क्या वाले हैं आज? क्या हम क्लियर हैं? नहीं, नहीं है। क्या हम क्लियर हैं कि आज हम लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं? क्या हमको यह समझ में आ गया कि हम लोन के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं? क्या आउटपुट है लोन का? लोन की कैलकुलेशंस का आउटपुट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट बोलो सीधा, क्योंकि उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। लोन की कैलकुलेशंस क्यों कर रहे हैं? हमको क्या चाहिए? पहला आउटपुट क्या चाहिए? और ये इंटरेस्ट क्या रिपोर्ट बनाने के लिए चाहिए? ठीक। दूसरा, हमको कुछ और आउटपुट चाहिए हमारे लोन कैलकुलेशन से। क्या आउटपुट है? फिर से बोलो, दूसरा आउटपुट लोन कैलकुलेशन का क्या है? दूसरा आउटपुट लोन कैलकुलेशन का क्या है? और ये हमें क्या रिपोर्ट बनाने के लिए चाहिए? क्योंकि बैलेंस शीट में सही लोन का बैलेंस नहीं दिखेगा तो बैलेंस शीट तो गलत हो गई ना। और बैलेंस शीट इज अ शीट ऑफ लोन का बैलेंस जाएगा ना तब तो बैलेंस शीट बनेगी। इतना समझ गए? हम क्यों और क्या पढ़ने वाले हैं ये आज हम समझ गए। अब हम एक्चुअली उसको पढ़ने चलते हैं। तो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं छोटी सी। ये सिचुएशन सबको समझ में आई? 1 लाख का लोन लिया गया है, 1 लाख का लोन लिया गया है, 12% का इंटरेस्ट है। क्या ये नॉर्मल बातें हैं? हम सब सुन चुके हैं बचपन से कि लोन होता है तो ब्याज होता है, और ब्याज होता है तो ईएमआई होती है, ईएमआई होती है तो उसका एक फिक्स्ड टाइमलाइन भी होता है। तो यहां पर वो टाइमलाइन भी हम लिख देते हैं। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है।
ताकि हम लोगों को आराम से समझ में आए। ठीक, फिर हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और इसमें मुश्किलें अड़चने डालेंगे। ठीक है, सिंपल रखते हैं। 1 लाख का लोन 1 साल के लिए दिया गया है, 12% का ब्याज है, और मैंने 12% का ब्याज इसमें जोड़ दिया। कितना होता है 1 लाख का 12%? तो 1,12,000 भागित कितना किया मैंने, और ईएमआई कितनी निकल गई? ठीक है, अब 9,333 रुपए जब आपके जेब से निकलेंगे तो आप क्या दे रहे हो सामने वाले को? ब्याज दे रहे हो कि मूल दे रहे हो कि दोनों दे रहे हो कि कुछ भी नहीं दे रहे हो? ये जो लोन हमने लिया, क्या मैंने इसमें महीना लिखा है कि कौन से महीने हमने लोन लिया? नहीं लिखा है। तो अभी हम लोग यहां पर वो भी लिख देते हैं ताकि उससे एक सिचुएशन थोड़ी सी बन जाए। चलो, सिचुएशन है हमारे सामने कि 1 जनवरी 2026 में लोन लिया और ठीक 31/3/2026 में क्लोजिंग बैलेंस निकालो एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। आप लोगों को टास्क दिया गया है, अपने अपने रजिस्टर में मोबाइल की मदद से कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। 1 जनवरी 2026 में लोन लिया गया है और ठीक 3 महीने बाद 31/3/2026 को हमारी बैलेंस शीट बनती है। उस दिन हम लोगों को लोन का भी बैलेंस चाहिए और उस दिन हम लोगों को इंटरेस्ट का भी टोटल चाहिए। टोटल 3 महीने का इंटरेस्ट का टोटल। तो कैसे निकालोगे मुझे कैलकुलेट करके बताओ, और जल्दी से अमाउंट बताओ। थोड़ी रफ नोटबुक यूज करनी पड़ी तो कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज करना पड़े मोबाइल में तो कर सकते हो। कितना पैसा आपने बैंक से पेमेंट किया पहले ये बताओ, कौन बताएगा? बैंक से कितना पैसा बाहर गया? विच इज 9,333 इंटू कितने महीने? 3 महीने का ईएमआई पटा। हाँ जी, कहां थे हम लोग? कि हम लोगों को यह पता है कि 27,000 का टोटल तो टोटल होता है जो आउटफ्लो गया है, पैसे का बाहर जाना, आउटफ्लो। ये समझते हो? आउटफ्लो शब्द समझ रहे हो आप लोग? पैसे का बाहर जाना, टोटल पैसा बाहर गया है 27,000, जिसमें हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 आइटम्स हैं जिनको अलग अलग टुकड़े करने हैं, एक ब्याज और एक मूल। अगर मूल को अलग निकाल लिए, अगर मूल को अलग से निकाल लिए कि इस 27,000 में मैंने कितना मूल दिया है और कितना ब्याज दिया है, अगर ये आप अलग से कैलकुलेट कर लिए तो क्या हम क्लोजिंग बैलेंस मूल का निकाल पाएंगे? सिर्फ इतना बता दो। मान लो मैं बोलता हूं कि इस 9,333 की ईएमआई है। हेलो, इधर ध्यान दो, बहुत जरूरी बात चल रही है। 9,333 गुणित 3 महीना हमने पैसा बाहर दिया 27,000। इस 27,000 के अंदर मूल भी है ब्याज भी है। मूल का अमाउंट मैं मान लो अलग से निकाल के दे दूं, ये रहा आपके सामने। एग्जाम्पल करो 10,000 ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। अब इस 10,000 का करोगे क्या करोगे? 27,000 से क्यों माइनस करना है? इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया तो मूल का अमाउंट मिल गया, मतलब हमको मूल की मदद से क्या मिल गया? और टोटल हमको पहले से पता था 27,000। जब टोटल पता है हमको और मूल अलग से मिल गया तो ब्याज भी मिल गया। यानी कि ये तो सिंपल मैथ्स है ना, क्या बोलते हैं उसको? मैं क्यों बोलते बोलते भूल जाता हूं। x + y टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला नहीं है? 2x + 2y + 2ab ऐसा करके कुछ है ना, a + b द होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना। झंझट है ना बहुत, लेकिन ये बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि हमको मूल पता चल गया, हमको टोटल पैसे का बाहर जाना पता था। अब इसको दोनों को माइनस करके हमने निकाल लिया ब्याज। अब हमारे पास ब्याज और मूल अलग से हाथ में है। क्लियर? उसका टोटल था अभी तक 27,000, अब ब्याज और मूल अलग अलग मिल गया। करोगे क्या इसका? इस ब्याज और मूल का करोगे क्या ये बताओ। 27,000 पता है और 27,000 का ब्रेकअप पता है कि इसमें ब्याज इतना था, मूल इतना था। अब क्या करोगे? हमारे सवाल को सॉल्व कैसे करोगे इस चीज से? इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट लॉस में चला गया और हमारे में इंटरेस्ट कैलकुलेट करो का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो बैलेंस है वो निकला कहां है? अभी तक निकला कहां है बताओ मेरे को। बैलेंस शीट में कितना लोन दिखाओगे आप ये बताओ। चलो, नहीं, आप सही आंसर दे रहे थे पहले।
कोशिश अच्छी है लेकिन अमाउंट गलत है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या बताना है। 31/3/26 में क्लोजिंग बैलेंस निकालो। किसका बैलेंस, किसका निकालूंगा, ब्याज का निकालूंगा या लोन का निकालूंगा। बैलेंस एसेट या लायबिलिटी का होता है या इनकम एक्सपेंस का बैलेंस होता है। एसेट लायबिलिटी का बैलेंस होता है। छोटी छोटी बातें मिस हो जाएंगी, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये बहुत बारीक कैलकुलेशन है, पूरे 6 महीने तक काम आने वाली है ये, और रियल लाइफ में भी। कितना? हाँ, मैं भी कर लूं पहले कैलकुलेट। 27,900 समथिंग था ना, है ना। 28 मान लो। हाँ, तो किसने किसने अभी क्या क्या बोला, फिर से बोलो अब। निकाल पा रहे हैं अपन? अगर क्लिक नहीं कर, नहीं, मैं तो बैलेंस शीट का बैलेंस पूछ रहा हूं कि मेरा ये जो लोन है इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा बैलेंस शीट में। लोन को बैलेंस शीट में दिखाना है कि नहीं दिखाना है, कि छोड़ दें? दिखाना है। तो दिखाना है तो कुछ बैलेंस होगा उसका, कि कुछ भी दिखा दें, या उसको 1 लाख ही दिखा दें। 1 लाख दिखाना गलत नहीं हो जाएगा, जबकि 3 महीने की ईएमआई पटाने के बाद लोन कुछ, तो कम हुआ बैलेंस दिखाना एक्यूरेट होगा, या 1 ही लाख दिखा दूं बैलेंस शीट में? कम होना। अब 1 लाख से कम होगा, इतना समझ में आ गया? कितना कम होगा? सिंपल मैथ्स बताऊं। अभी हमने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था। अगर आप लोग इंटरेस्ट को अलग खींच के निकाल दोगे तो क्या बचेगा उसमें, ईएमआई में? सिर्फ मूल बचेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मूल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, मूल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। मूल हमेशा ईएमआई के अंदर जो मूल है, मान लो ये वाला जो कंप्यूटर है ये पूरा का पूरा एक ईएमआई है, तो इसके अंदर ब्याज का एक हिस्सा अलग कर दो तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? जोर से बोलो। ये जो मूल है ये क्या है? जितना पैसा मैं पटा चुका हूं, मैं तो पूरी ईएमआई पटा चुका हूं, इसमें इतना जो है ब्याज की तरफ चला गया, बचा कुचा लोन के मूल की तरफ एडजस्ट हो गया। तभी तो हमने कहा कि 3 महीने बाद लोन जो है कम हुआ होगा। तभी तो हमने कहा अब हमको कैलकुलेट, ये मूल कैलकुलेट करना है, नहीं तो बैलेंस शीट का बैलेंस निकल नहीं पाएगा। हेलो, नहीं तो बैलेंस शीट का बैलेंस निकल नहीं पाएगा अगर मूल नहीं होगा तो हमको ब्याज का फिगर मिल जाए तो क्या हम ये मूल के फिगर नहीं निकाल लेंगे? टोटल ईएमआई पता है हमको 27,000 कुछ रुपए, ब्याज अलग से पता चल गया, माइनस कर दो तो क्या मिलेगा हमको हाथ में? मूल। इतना समझ में आ रहा है? बेसिक है, पक्का बेसिक है, इजी है, कि थोड़ा सा तारे घूम रही है और गर्मी हो रही है थोड़ी? चलो ये देखो, अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन समझते हैं, सिंपल कैलकुलेशन, ज्यादा तामझाम नहीं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने बोला ओपनिंग जो कि पूरा 1 लाख था, माइनस लेस प्रिंसिपल पेड, यानी कि 27,000 में जो प्रिंसिपल था वो अगर हम माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आएगा? क्या मैं फॉर्मूला ठीक ठाक लिखा हूं? लॉजिकल है, बस माइनस कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, एंटर। तो अभी मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? क्योंकि कुछ प्रिंसिपल पेड हुआ है क्या? नहीं। हरीश, कोई प्रिंसिपल पेड हुआ है क्या? नहीं। एग्जाम्पल के लिए एज्यूम कर लेते हैं ऐसी, मान लो मैंने 50,000 पटा दिया तो लोन कितना बचेगा? कैलकुलेट कर रहा है ठीक से? भरोसा कर सकते हैं? चलो अब अपन यहां पर आके एक फिगर डालेंगे थोड़ी देर बाद, इसको अपन करते हैं डिलीट। फिर यहां पर एक फॉर्मूला बनाते हैं, इंटरेस्ट फॉर ईयर एट द रेट 12% ऑन 1 लाख, कितना निकलेगा? इसको हाईलाइट भी अलग कर देते हैं, ये पूरा अलग ही चीज है ना, इसको कलर अलग कर देते हैं भाई, ये रफ कैलकुलेशन है, रफ कैलकुलेशन। अच्छा दूसरा कलर करूं, इंटरेस्ट फॉर ईयर एट द रेट 12% ऑन 1 लाख, यानी फुल लोन पे कितना आएगा? फिर यहां लिखता हूं मैं
इंटरेस्ट फॉर 3 months अप टू मार्च। कितना होगा? कितना होगा? मुबारक हो, फ्लैट इंटरेस्ट मेथड सीख गए आप लोग। फ्लैट इंटरेस्ट मेथड यानी कि ऐसा इंटरेस्ट का मेथड जो एक आम आदमी को, पढ़े लिखे नहीं इंसान नहीं होने के बावजूद उसको समझ में आ जाएगा। वो क्या मेथड है ना? सिंपल कि 1 लाख गुणित 12%। कितना होता है? और उसने बोला हुआ है कि भाई 12% जो है वो साल भर का है। क्लियर? साल भर में कितने महीने होते हैं? तो अगर 12 महीने के 12,000 का ब्याज है तो 3 महीने का ब्याज कितना हुआ? अब हमको ये ब्याज मिल गया। हो गया काम सॉल्व। अब क्लोजिंग करें फटाफट फटाफट चीजों की। ये ब्याज मिल गया ना हमको? सही निकाला मैंने? एकदम सही निकाला मैंने। इसको बोलते हैं फ्लैट इंटरेस्ट मेथड। अगर आप लोग चोलामंडलम या बजाज फाइनेंस या ऐसी किसी कंपनी से जब फाइनेंस उठाते हैं, ट्रक, कार, बाइक, कुछ भी, और वो लोग बोलते हैं कि मार्केट में मान लो एक बैंक बोलेगी कि 8.5-9% का लोन चल रहा है और अचानक चोलामंडलम बोलेगा हमारे यहाँ 5% का लोन है, 5% का इंटरेस्ट है, तो माइंड इट, हेलो माइंड इट, चोलामंडलम फ्लैट इंटरेस्ट मेथड फॉलो कर रहा है। और सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए सुन लो, कैसे होगा वो बाद में जाएंगे। अगर कोई फ्लैट इंटरेस्ट मेथड में आपको लोन दे रहा है, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, टाटा कैपिटल, कुछ भी जो एनबीएफसीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बैंक नहीं है, ठीक है, अगर इनसे आप लोन उठाते हो, कार लोन, ट्रक लोन, पर्सनल लोन, कुछ भी, और आप कंपेयर करते हो अपने बिजनेस से कि बगल वाला, जैसे एसबीआई बोलेगा मैं 9% में दूंगा तुमको लोन, कार लोन 8% में दूंगा, चोला बोलेगा मैं 5% में दूंगा, इतना फर्क नहीं हो सकता भाई। तो आप सोचोगे चोला का तो सस्ता है, नहीं, एसबीआई अलग मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको 9% बता रहा है, चोलामंडलम अलग मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको 5% बता रहा है। एंड आपका जनरल नॉलेज आज की डेट में सिर्फ इतना होना चाहिए कि अगर फ्लैट 5% है मतलब बैंकों के हिसाब से वो उसका डबल कैलकुलेट करो सीधा, तो 5 का डबल कितना हुआ? एसबीआई बोलती है 9, और चोलामंडलम को एसबीआई के फॉर्मूले में लेके जाएंगे तो वो 5 कितना हो जाएगा? अब बताओ कौन महंगा है? जबकि वो सुनने में क्या लग रहा था? सिर्फ मेथड का फर्क था, कैलकुलेशन के तरीके का। और ऐसे ही मस्त लोगों के मजे लेते हैं ये कंपनी वाले, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड तो आज हम सिखा रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। कोई सिखाता है लाइफ में? तो बैंक आती है, बोलती है मैं 9% में तुमको कार लोन दूंगी, चोलामंडलम आती है मैं 5% में दूंगी। सुनने में कौन अच्छा लग रहा है? जबकि डबल कौन ले रहा है? और वो महंगा है, डबल है सीधा। 5 का मतलब 10, और ये जो 9 है ये 9 ही है, सिर्फ इस वजह से कि इसने मेथड नंबर 1 यूज किया जो सही और अच्छा मेथड है, और इसने मेथड नंबर 2 यूज किया जो सही मेथड नहीं है, जो सिर्फ मैथ्स समझने के लिए बनाया गया है, फ्लैट इंटरेस्ट मेथड। अगर इस फ्लैट इंटरेस्ट मेथड को बैंक के मेथड में कन्वर्ट करके देखा जाए तो ये डबल हो जाता है। तो अगर वो चोलामंडलम 5 बोल रहा है ट्रैक्टर लोन पे, मतलब वो कितना ले रहा है? और वहीं बैंक जाओगे और वो 7.5-8 बोल रही है, मतलब वो कितना ले रही है? और इस बैंक के मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, सिर्फ सुन लो, एक बार सुन लिए ना, उसके बाद दूसरी बार पढ़ाने में और पढ़ने में आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। सिर्फ एक बार सुनना है आपको कि हाँ ऐसी कोई बात सर ने कभी तो की थी। ठीक, तो यहां पर एक नोट लिखते हैं। नोट क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट पेड फॉर 3 months कितना होगा? टोटल अमाउंट पेड फॉर 3 months, मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू 9333.33 इंटू जो है एक्सेल में, इंटू जो है ऐसे स्टार से होता है, स्टार से, ठीक है, स्टार 3 कितना आ गया? 28 बोल लें इसको, फाइनल फाइनल 28 बोल लें कि किसी को 1 पैसे का हिसाब अलग करना है? देख लो, किसी का मन हो तो बता दो, बाद में नहीं सर 1 पैसा कैसे खा गए आप, नहीं खाना है, इसको 28 मानेंगे। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिख देते हैं इसको 28 हाथ से।
क्लियर? ये क्या है ये 28? EMI ऑफ 3 मंथ्स नहीं, टोटल अमाउंट पेड इन 3 मंथ्स, जिसमें दोनों बात आ गई। क्या क्या? मूल और इंटरेस्ट। मूल हमको अभी नहीं पता कितना पेड हुआ है, क्या ब्याज पता है? इसमें से ब्याज माइनस करो, कितना बचा मूल? यहां लिखो 25। अब हमारे पास बैलेंस शीट का बैलेंस है, हमारे पास बैलेंस शीट का बैलेंस है, क्लोजिंग लोन बैलेंस। बैलेंस शीट का लोन बैलेंस है, क्या यही क्लोजिंग बैलेंस है? हां, क्लोजिंग बैलेंस मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है। ठीक है, क्या हमारे पास बैलेंस शीट का बैलेंस है? सही सही कैलकुलेट हुआ है? यस, लॉजिकल है। फ्लैट इंटरेस्ट मेथड से हुआ है लेकिन लॉजिकल है। 12 महीने का ब्याज निकाला, उससे फिर 3 महीने का निकल गया। 3 महीने के ब्याज को हटाया तो हमारे पास टोटल EMI में से 3 महीने का ब्याज हटाने के बाद क्या बचा? ये क्या है? 25,000, जो 3 महीने में पटाया गया है। ऐसा मूल, ऐसा प्रिंसिपल जो कब पटाया गया है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जब आपको 1 जनवरी का मैटर पता है कि आपने 1 जनवरी में लोन उठाया है 1 लाख रुपए 12% के हिसाब से, ये रही EMI, और आपको 3 महीने बाद क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, तो 2 चीज चाहिए थी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन एंड टोटल इंटरेस्ट उस साल का, ताकि प्रॉफिट लॉस बन सके। सही सही। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आया उस साल का, यानी कि 3 महीने का, और हमारा टोटल मूल कितना पटा अब, और टोटल EMI कितनी पटी? जो आप बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, टोटल EMI कितनी पड़ गई? 28,000। 28 माइनस 3 किया तो 25 आ गया। ये समझ में आया सबको? और हमने क्यों 25 कैलकुलेट किया, क्यों 3,000 को कैलकुलेट किया? ताकि हम कहां कहां पहुंच सके एक बार देखो। था क्या क्या हमारे पास, चाहिए क्या क्या था हमको, और हमने उन कैसे कैसे कैलकुलेट कर लिया। क्या हमारे पास आज कुछ नया चमका? किसको किसको नया चमका? किसका 12% माइनस करोगे? 28,000 का। किस लॉजिक से? EMI के ऊपर आप ब्याज क्यों लगा रहे हो? ब्याज किस पे लगाओगे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल क्या है यहां पर शुरुआत से? 1 लाख। 1 लाख पे लगाओगे ना, ठीक है। और रही बात आपके सवाल की एक्यूरेट जवाब की, वो पूरा तब मिल जाएगा जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी सीख लोगे। तो आपको क्या है, वो दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि यार ऐसे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता है, ये सिर्फ मैथ्स सीखने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, कि मैथ्स आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए। इंटरेस्ट को अलग कर दो तो EMI के अंदर मूल बचता है, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है। इस सारे लॉजिक को और मैथ्स को समझने के लिए हमने लोन का कौन सा मेथड समझा आज? क्योंकि ये समझने के लिए काम का है, इजी है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। इससे ये समझ में आता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, कैलकुलेट कैसे होता है। 12 महीने का होगा तो क्या उससे 3 महीने का निकाल सकते हैं? ये सब चीजें बातें सिंपल इंटरेस्ट में समझ में आती है। जब लॉजिक बैठ जाए कि EMI क्या होता है, EMI के अंदर 2 टुकड़े होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है, ब्याज निकालना होता है, समझ में आ गया। अब हम उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जाके, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जब हम जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं रहेगा, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बन जाएगा। उसको हम समझेंगे फुर्सत में, ऐसे ही एक्सेल की मदद से। आज का जो लॉजिक था, जूही बोले ना आप, आपको क्या समझ में नहीं आया? स्पेसिफिक बताओ, अभी बताओ, घर डाउट लेके नहीं जाना है। हाँ बताओ, किसी और को कुछ डाउट है इस कैलकुलेशन में? पहले सवाल पढ़ो, सवाल समझे कि नहीं पहले वो समझो। अगर सवाल ही नहीं समझे तो यही नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे, यही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन मांग क्या रहा है। अगर ये नहीं जानोगे तो आपका पूरा एग्जाम खत्म, कोई काम का नहीं रह गया। क्योंकि पूरा का पूरा लाइफ हमें एक ही जगह फोकस करना है, चाहे एग्जाम हो चाहे रियल लाइफ की सिचुएशन हो।
कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पाओगे तो सॉल्व कैसे करोगे? किसी भी चीज को सॉल्व करोगे क्या? मेरा मन कर रहा है कचरा उठाने का, कचरा है ही नहीं, और प्रॉब्लम है कचरा उठाना, तो कचरा ढूंढ के भी उठाओगे ना, सफाई करोगे ना। तो प्रॉब्लम पहले ढूंढो, कचरा है भी या नहीं, कि बस मन कर रहा है कि सफाई करनी है। ठीक है, यहां प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन पढ़ो और मुझे क्वेश्चन समझाओ। जल्दी से रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा, एकदम 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे उसका क्वेश्चन समझाओ। EMI कितनी है? 9333। लोन कब लिया? जो भी बचा है वो दिखाना है, जितना पे किया है वो तो अपने आप दिखेगा। ठीक है, हाँ, क्यों अलग अलग बताना है? कर क्यों रहे इतनी कैलकुलेशन? ये जो मांग रहा है आपसे कि 31/3 में क्लोजिंग बैलेंस निकालो एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, क्यों? तो पहला उद्देश्य इस सारी कैलकुलेशन का क्या था हमारा? कि बैलेंस शीट में सही क्लोजिंग बैलेंस दिखे इस लोन का। क्योंकि अगर आप आंख मूंद के एक काम करते जो कि गलत होता, वो क्या हो सकता था कि आपने EMI पटाई 9333 इंटू 3 मतलब 28,000। 28,000 को चुपचाप 1 लाख से आप माइनस कर देते तो कितना बचता? 72,000। जो लोग बोल रहे थे 72,000 वाले कौन कौन थे? 72,000 वाले कौन कौन थे? मतलब आप लोगों ने पूरी EMI को फ्लैट उठा के पूरे लोन से माइनस कर दिया। क्यों? जब ये पूरा लोन सिर्फ मूल है तो इसमें से माइनस भी क्या होना चाहिए? सिर्फ मूल। ब्याज को अलग कर दो, क्योंकि ब्याज आपके मूल को घटाता है क्या? नहीं। सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लोन ऐसा दूं कि 1 साल का 12% का 12,000 ब्याज दे दो, 1 रुपए भी मूल मत दो, लोन वैसी का वैसी बाकी रहेगा? क्या ऐसा होता है? होता है, ऐसे लोन मिलते हैं। यस, मैंने 1 लाख का लोन दिया। बैंक से यस, मैंने 1 लाख का लोन दिया और कंडीशन ये है लोन की कि 1 साल तक कोई EMI नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ब्याज होगा। हाँ, ऐसे एग्जांपल लेके कंफ्यूज मत करो, गोल्ड लोन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये मान लो 1 लाख रुपए मैंने आपको दिया, मैं बैंक हूं, ये मिल सकता है मतलब? कंफ्यूज नहीं करो, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल से मत कनेक्ट करो। अभी सिर्फ हम किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं। जो पहला एग्जांपल है वो क्या है? 1 लाख रुपए मैंने लोन दिया, 12% का ब्याज, 12,000 रुपए सालाना, नो EMI, सिर्फ महीने का 1,000 रुपए लूंगा। वो क्या है? 1,000 रुपए बस। लोन घट रहा है क्या? सोच के देखो एक बार, मूल घट रहा है क्या? हर महीने आप 1,000 दे रहे हो, मूल घट रहा है क्या? पक्का? साल के आखिरी में मूल कितना बचा रहेगा? 1 लाख का 1 लाख, जबकि पटाए कितना हो साल भर? 12,000। अभी इस 12,000 को उठा के 1 लाख से माइनस कर दिए रहते तो बैलेंस शीट में आपको 88,000 का लोन दिखता। गलत हो गया कि नहीं? तो गलत जगह माइनस कर दिया। क्या गलत किया आपने? ब्याज के अमाउंट को लोन के मूल से माइनस कर दिया। नहीं, ये नहीं करना है, ब्याज को अलग करना है, ऐसे अलग करना है, ताकि जो हमने पटाया है ये इसके अंदर दोनों है, मूल भी ब्याज भी। ब्याज को अलग करो तो बच गया क्या? मूल बचा। मूल को उठा के मेन मूल से माइनस कर दो तो आ गया हमारा सही क्लोजिंग बैलेंस लोन का। यस, और ब्याज हमको क्यों चाहिए? क्योंकि ब्याज वैसे भी प्रॉफिट लॉस में डालना है ना भाई, नहीं तो प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट सही कैसे दिखाएगा? और हमने EMI पटाई है, 25,000 उठा के हम मूल से एडजस्ट कर दिए तो 3,000 को छोड़ देंगे क्या? 3,000 से बैलेंस शीट मैच नहीं होगी फिर आपकी,
क्योंकि आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखाएगा 3000, क्योंकि आपने खर्चे में 3000 डाला ही नहीं है, तो प्रॉफिट गलत तरीके से एक्स्ट्रा दिखाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? एकदम सही, पक्का? अच्छा, किसको किसको अच्छी इंग्लिश आती है? यहां पर हम लोग भाषण दिलवाने वाले हैं, नहीं दिलवाने वाले हैं। किसको किसको ठीक ठाक इंग्लिश आ जाती है? पढ़ने और लिखने ठीक ठाक तो आती होगी, पढ़ने और लिखने। किसको बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश में? और बहुत दिक्कत किसी को नहीं होती है? स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मतलब ये बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक बेसिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम भी हिंदी मीडियम में पढ़े हैं और हम भी जानते हैं कि स्कूलों में इंग्लिश किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, स्कूल की इंग्लिश खत्म, बस इतना होता है, स्पीक इन इंग्लिश, और टीचर का डांटना खत्म और सारी इंग्लिश खत्म वहीं पे। ओके मैडम, स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पीक इन इंग्लिश, गुड बॉय, ऐसे करके वहां से निकल जाते हैं। अरे यार, मैडम लोग भी ना, उनको खुद बात करनी होती नहीं है। खैर, इंग्लिश पे हमारा कितना जोर होना चाहिए आप लोग को अंदाजा है? कितना जोर होना चाहिए? क्या इंग्लिश हमारे इस कोर्स के बीच में प्रॉब्लम कर सकती है? कर सकती है? कर सकती है? किसको किसको लगता है कि नहीं करेगी? मतलब सबको लगता है कि इंग्लिश प्रॉब्लम कर सकती है अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो? हाँ, मतलब प्रॉब्लम कर सकती है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इंग्लिश अगर नहीं आती है ढंग से, लिखने पढ़ने में भी अगर प्रॉब्लम है, बोलना तो भूल जाओ, बोलने की बात यहां नहीं हो रही है, लेकिन अगर पढ़ने लिखने में इंग्लिश में दिक्कत है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन एरर, ग्रामेटिकल एरर, वर्ब एरर, नाउन एरर, ये सारे एरर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप लोग के प्रोफेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। क्या है पता है वो? एक बहुत जरूरी हिस्सा जहां पर इंग्लिश चाहिए। क्या? नोट्स टू अकाउंट्स? नहीं, वो इतना दिक्कत नहीं करेगा। हेलो सुप्रिया, कहां पर इंग्लिश की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस प्रोफेशन में? जहां इंग्लिश के बिना काम नहीं चल पाएगा। डेबिट क्रेडिट करने में इंग्लिश जरूरी है क्या? डेबिट क्रेडिट करने में इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां सिर्फ लॉजिकल साइंस चलता है। एक बार वो लॉजिक पकड़ लिए तो उसके बाद इंग्लिश आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां इंग्लिश की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसी जगह है जहां पर इंग्लिश की जरूरत है। बैलेंस शीट बनाने के लिए इंग्लिश चाहिए क्या? सोच के देखो, बैलेंस शीट बनाने के लिए भी इंग्लिश नहीं चाहिए, प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए भी इंग्लिश नहीं चाहिए। अच्छा, अकाउंटिंग करने के लिए इंग्लिश चाहिए क्या? डेटा एंट्री करने के लिए इंग्लिश चाहिए क्या? डेटा एंट्री करने के लिए भी इतनी खास इंग्लिश नहीं चाहिए, थोड़े से 2-4 शब्द कि उस इनवॉइस में कुछ लिखा है तो उसको पढ़ सको, बस। उसको इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्यादातर बातें रिपीट मिलेंगी बार बार, तो एक बार में देखना सीख जाओगे। ऐसी कौन सी जगह जहां इंग्लिश जरूरी है? वो है लिटिगेशन, यानी कि कोर्ट कचहरी। इस काम में कोर्ट कचहरी होती है, वो कोर्ट कचहरी डिपार्टमेंट जाके होती है, ना कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके। वो भी जाते हैं लोग, लेकिन इस प्रोफेशन में एक बहुत जरूरी हिस्सा है जहां पर आप लोगों को नोटिस रिसीव होते हैं। क्लाइंट्स के लिए रिसीव होंगे, आप लोगों को खुद के एम्प्लॉयर के लिए रिसीव होंगे। कहां से आवाज आ रही है ये? समझे? ये नोटिस जब रिसीव होंगे ना, तो ज्यादातर ये नोटिस होंगे, पहली बात तो इंग्लिश में। दूसरा, ये नोटिस लंबे चौड़े होते हैं, कई बार 2-3 पेज के होते हैं। आपको नोटिस इतना तो पढ़ने आना चाहिए कि नोटिस बोल क्या रहा है भाई। तीसरा, इस नोटिस का जवाब भी फिर इंग्लिश में जाता है। क्या आप हिंदी में इसका जवाब लिख सकते हो? यस, लिख सकते हो। सरकार हिंदी में पूरी कानूनबाजी अलाउ करती है, लेकिन क्या आप हिंदी में उतने कंफर्टेबल रहोगे जितना इंग्लिश में रहोगे? क्योंकि आपने अकाउंटिंग किस में सीखी है? इंग्लिश में। आपको ज्यादातर कौन से शब्द चारों तरफ दिख रहे हैं? इंग्लिश के। और आप बोलोगे कि मुझे इंग्लिश अगर अच्छी नहीं आती है और मैं हिंदी में इसका रिप्लाई बनाऊं डिपार्टमेंट को देने के लिए, खुद उलझ के रह जाओगे। क्योंकि आपको बताओ, बैलेंस शीट का हिंदी ट्रांसलेशन बता दो, सेल्स का हिंदी ट्रांसलेशन बता दो, जैसे बिक्री हो गया, लेकिन ऐसे हजारों शब्द हैं
जिनका हिंदी शब्द ढूंढ भी नहीं पाओगे, पता भी नहीं होगा, और शायद ढूंढना पड़े तो इतने कठिन कठिन शब्द निकलेंगे कि आप लोग मतलब बोलोगे कि इंग्लिश सीखना ही बेहतर था, क्योंकि आधी सीख चुके हो ना। अब थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो रही है, थोड़ी मोड़ी बात हो रही है, तो आप लोगों को इंग्लिश पे फोकस होना चाहिए। हम क्लास में ये कोशिश करेंगे कि कोई भी इंग्लिश का शब्द आपकी प्रॉब्लम ना बने, ये हमारी जवाबदारी। उसको हिंदी में बताना, छत्तीसगढ़ी में समझाना, सिंधी में समझाना, सब समझा देंगे, ठीक है, समझाने तक की जहां तक बात हो। लेकिन जब उसको लिखने और पढ़ने की बात होगी, स्ट्रिक्टली इंग्लिश। अगर पढ़ना है उस शब्द को तो आप लोग देखो, मैंने क्लोजिंग बैलेंस इंग्लिश में लिखा है, मैंने लोन इंग्लिश में लिखा है, ईएमआई इंग्लिश वर्ड है, 12 मंथ्स इंग्लिश वर्ड है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, प्रिंसिपल पेड, कितने सारे शब्द इंग्लिश के ही तो हैं। इतनी ही सिंपल इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे शब्दों की आनी चाहिए। ये जितने शब्द हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार यूज होंगे। मतलब आप लोग जीवन के आखिरी समय तक ये शब्द कहीं जाने वाला है क्या? लोन कहीं जाने वाला है क्या? नहीं। ये शब्द कहीं जाने वाला है? पेड, पेड। बस ऐसे कुछ शब्द हैं, उनको याद रखने हैं। अच्छे शब्द हैं, थोड़े थोड़े एडवांस होते भी हैं ये, बट ये बेसिक हैं। लेकिन ऐसे ही शब्द आपको अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट है। अब पेड का मतलब पैसा देने वाला है या दे चुका है? सोच के बोलो। पेड का मतलब पैसा देने वाला है फ्यूचर में या दे चुका है? तो ये पता होना चाहिए कि पेड पास्ट टेंस होता है। क्या इतना लॉजिकल हम लगा लेंगे? पेड का मतलब पैसा दे चुका है। जब चुका है मतलब हम कैलकुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे के 9 महीने का लोन इसने ये ईएमआई पटाया है क्या? सवाल में कहीं भी लिखा है क्या कि 31 मार्च के बाद का ईएमआई उसने पटा दिया? ऐसा लिखा है क्या? नहीं। अपने मन से सोच के लगा दें क्या कैलकुलेशन? मन कर रहा हो तो अपने मन से और 9 महीने का कैलकुलेशन लगा दें क्या इसमें? किसी को मन कर रहा हो कि भाई 3 महीने का तो सर आपने कैलकुलेशन कर दिया मार्च तक, अब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो बच गए 9 महीने, इसका पेमेंट वगैरह हो गया होगा क्या? मान ले ऐसा। सवाल में कहीं भी लिखा है क्या उस बारे में? गलती से इतना सा भी जिक्र किया है क्या? अपने मन से नहीं सोचेंगे फिर। अकाउंट्स का मतलब ये है। अकाउंट्स का मतलब 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी मतलब डाउट की जगह नहीं होनी चाहिए। सवाल ने गलती से भी नहीं बोला है कि अप्रैल के आगे क्या हुआ है, तो हम सोचेंगे भी नहीं उस बारे में। सवाल ने स्पेसिफिक पूछा है कि मार्च के एंड में क्या होगा, ये सवाल है, तो मार्च के एंड 3 महीने के कैलकुलेशन में बैठ रहा है, 3 महीने की कैलकुलेशन करो, सवाल पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। आगे के 9 महीने का अब नहीं सोचना है। यही अकाउंटिंग होती है कि अपने मन से वो नहीं सोचना है जिसके ऊपर कोई भी डाउट हो, या जिसके ऊपर आप अलग सोचो मैं अलग सोचूं, वो अपने मन से नहीं सोचना है। ठीक है, ये इंग्लिश से ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, इतनी इंग्लिश हमारी क्लीन होनी चाहिए कि वो शब्दों को हम पढ़ सकें कि वो क्या मांग रहा है, वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है क्या, फ्यूचर की बात कर रहा है क्या, इतना हम समझ सकते हैं। और उस शब्द का क्लियर मतलब अकाउंट्स में जनरली एक ही होगा, कंफ्यूजिंग मतलब नहीं होगा। अकाउंट्स के शब्दों का कंफ्यूजिंग मतलब नहीं होता है, हमेशा क्लियर मतलब होता है। तो अगर कुछ लिखा है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब नॉलेज की कमी किसको है? नॉलेज की कमी किसको है? तो क्लियर होने की किसको जरूरत है? शब्द सही होगा, ये मान के चलो। अकाउंट्स का मतलब यही होता है, जबकि इंग्लिश में एक शब्द के कई मतलब निकल सकते हैं, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होगा। अकाउंट्स में एक शब्द का एक ही मतलब होगा। ओके बॉस, हेलो। आज की क्लास फिनिश होती है ना? छोटी सी क्लास थी, क्यूट सी, बेबी सी, लेकिन चमकी, चमका। मेरे को अच्छे से बताओ यार, चमका? सबको बोलना है चमका, चमका। और जिसको नहीं चमका वो नहीं बोलेगा, है ना? तो मैं देखूंगा चमका, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, ठीक है, चलो।